आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अध्यापिका संगीता कक्कड़। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 7 मेरे बचपन के दिन पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का परिचय आपके लिए नया नहीं है। आप उनकी लिखी रचनाएं पहले भी पढ़ चुके हैं। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। 1956 में इन्हें पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1988 में पद्म विभूषण सम्मान भी मिला था। महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। आइए अब पाठ के बारे में जानते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के दिनों की कुछ स्मृतियों को हमारे साथ साझा किया है। अपने बीते हुए समय के बारे में जब लिखा जाता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो ये पाठ उन्होंने एक संस्मरण के रूप में लिखा है। उन्होंने मेरे बचपन के दिन पाठ में उन दिनों के बारे में लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ा करती थीं और छात्रावास में रहती थीं। इस अंश में उन्होंने हमें अपने विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों और लड़कियों के प्रति उस समय के सामाजिक रवैये के बारे में बताया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ में महादेवी जी कहती हैं कि बचपन की यादों का एक अद्भुत आकर्षण होता है। बीता हुआ समय अब ऐसा मालूम होता है जैसे कोई सपना देखा हो। वे बताती हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो लगभग 200 वर्ष बाद उनके परिवार में लड़की पैदा हुई थी। इससे पहले लड़कियां भगवान के घर भेज दी जाती थी, अर्थात उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता था और मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। वे कहती हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें ये सब सहना नहीं पड़ा। उन्हें तो उनके बाबा ने दुर्गा माँ की प्रार्थना कर पाया था। वे कहती हैं कि उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और उनके पिताजी अंग्रेजी, परंतु घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। वे कहती हैं कि जब उनकी माँ ब्याह कर उस घर में आईं तो हिंदी अपने साथ लाईं और वे बहुत पूजा पाठ करने वाली भी थीं। उन्होंने ही महादेवी जी को पंचतंत्र की कहानियों से परिचित करवाया। उनकी माँ थोड़ी संस्कृत भी जानती थी। उनके बाबा कहते थे कि वे उन्हें विदुषी बनाएंगे और चाहते थे कि उर्दू और फारसी सीख लें, लेकिन लेखिका को इनमें कोई रुचि नहीं थी। जब एक मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने आए तो वे उनसे डर गईं और चारपाई के नीचे छिप गईं।
फिर एक पंडित जी को उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए बुलाया गया। संस्कृत में उन्हें रुचि थी, इस कारण वे संस्कृत पढ़ने लगीं। कुछ वर्षों बाद उन्हें मिशन स्कूल भेजा गया, जहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था और उनका जी वहाँ पर नहीं लगा। वे रोने धोने लगीं। फिर उन्हें क्रॉथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। यहाँ उनके साथ हिंदू लड़कियाँ भी थीं और ईसाई लड़कियाँ भी थीं और सब एक ही मेस में खाना खाती थीं। यहाँ की मेस के खाने में प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। लेखिका का मन यहाँ लग गया क्योंकि यहाँ का माहौल उनके घर जैसा ही था। यहाँ के छात्रावास में एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। यहाँ पर उन्हें पहली साथी जो मिली वे थीं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में भी जानते हैं। वे भी हिंदी की महान कवयित्री हुई हैं। उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी आपने 6ठी कक्षा में पढ़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान 7वें दर्जे में थीं और महादेवी जी 5वें दर्जे में, अर्थात वे महादेवी जी से 2 साल सीनियर थीं और कविताएं लिखती थीं। महादेवी जी भी बचपन से ही कविताएं लिखती थीं, जिसकी प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से ही मिली थी। उनकी माँ मीरा के गीत गाती थीं और लिखती भी थीं। माँ को सुनकर वे भी ब्रज भाषा में लिखने लगी थीं, परंतु सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थीं। तब तक सुभद्रा जी काफ़ी प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित हो चुकी थी। महादेवी जी उनसे छिपा छिपा कर कविताएं लिखती थीं। सुभद्रा कुमारी जी ने एक दिन उनसे वैसे ही पूछ लिया कि क्या तुम कविताएं लिखती हो? तो महादेवी जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी प्रतिष्ठित कवयित्री के सामने मैं अपनी लिखी हुई कविताएं कैसे दिखाऊं। लेकिन जब सुभद्रा जी ने उनके डेस्क आदि की तलाशी ली तो बहुत से कागज़ आदि मिले, जिससे उन्हें पता चल गया कि वे कविताएं लिखती हैं। फिर तो वे इन्हें पकड़कर ले गईं और पूरे हॉस्टल में सबको इनकी रचनाएं दिखाते हुए बताया कि देखो, ये कविताएं लिखती है। इस प्रकार दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोनों मिलकर कविताएं लिखतीं। जब दूसरी सब लड़कियां खेल कूद मस्ती में लगी होतीं, तो ये दोनों पेड़ की एक नीची डाली पर बैठकर कविताएं लिखतीं। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। वे दोनों उसमें अपनी रचनाएं भेजतीं और छप भी जाती थीं। फिर वे कवि सम्मेलनों में भी जाने लगीं। वे कहती हैं कि वे 1917 में वहाँ आई थीं। उस समय हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार था। फिर गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और इलाहाबाद का आनंद भवन, जहाँ सभाएं आदि होती थीं, वह संघर्ष का केंद्र बन गया। वहाँ कई कार्यक्रम होते थे, कवि सम्मेलन भी होते थे। इनमें कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक अर्थात अध्यक्ष, कभी कोई कवि होते थे, कभी कोई। उनके छात्रावास की मैडम यानी अध्यापिका उन्हें इन कवि सम्मेलनों में साथ ले जाती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि वे कविताएं लिखती थीं। उन्हें वहाँ इनाम भी मिलते थे। महादेवी जी कहती हैं कि उन्हें अक्सर ही प्रथम इनाम मिलता था। एक घटना याद करते हुए वे कहती हैं कि उन्हें एक बार इनाम में एक चांदी का कटोरा मिला, जिस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी थी। महादेवी जी ने जब सुभद्रा जी को ये कटोरा दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम एक दिन खीर बनाकर इसमें मुझे खिलाना। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन में आए। उस समय स्वतंत्रता के लिए कार्य हो रहा था।
सभी छात्र छात्राएं भी उसमें अपना योगदान देने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर गांधी जी को दे दिया करते थे, ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति का कार्य चलता रहे। महादेवी जी वह कटोरा लेकर गांधी जी को दिखाने गईं और उन्हें बताया कि कविता पढ़ने पर यह इनाम मिला है। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी उन्हें कविता सुनाने को कहेंगे, तारीफ करेंगे, परंतु ऐसा कुछ न हुआ और गांधी जी ने उनसे वह कटोरा मांग लिया। उन्होंने गांधी जी को कटोरा दे भी दिया और वापस आकर सुभद्रा जी को बताया कि कटोरा तो गया, जिस पर वे बोलीं, और जाओ दिखाने, पर खीर तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ या फूल के कटोरे में। बच्चों, फूल के कटोरे का मतलब फ्लावर वाला फूल नहीं है। उस समय फूल एक मिश्रित धातु होती थी जिससे बर्तन बनाए जाते थे। अब तो ये बर्तन नहीं बनते, पर कुछ लोगों के पास अभी भी ये विरासत के रूप में रखे हुए हैं। परंतु मन ही मन महादेवी जी को प्रसन्नता थी कि उन्होंने कटोरा गांधी जी को दे दिया था। फिर जब सुभद्रा जी अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल छोड़कर चली गईं, तो ज़ेबू निसा नाम की लड़की उनके कमरे में रहने आई। वे कोल्हापुर से आई थीं, अर्थात वे मराठी थीं। वे मराठी मिली जुली हिंदी बोलती थीं और महादेवी जी की बहुत मदद कर देती थीं, जैसे उनका टेबल साफ कर देती थीं, जिससे उन्हें कविता लिखने के लिए अधिक समय मिल जाता था। वे मराठी ढंग की साड़ी पहनती थीं और मराठी बोलने में गर्व महसूस करती थीं। लेखिका कहती हैं कि उस समय में सांप्रदायिक भेदभाव बिल्कुल नहीं था, अर्थात जाति व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। अवध की लड़कियां अवधी में बात करती थीं, बुंदेलखंड से आई लड़कियां बुंदेली बोलती थीं और कोई अंतर नहीं था। वे कहती हैं कि हम सब आपसी बातचीत तो अपनी अपनी भाषा में करते थे, पर हम सब हिंदी पढ़ते थे और उर्दू भी पढ़ते थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। हम सब एक ही मेस में खाना खाते थे और एक ही प्रार्थना करते थे, पर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वे कहती हैं कि इसी प्रकार के संस्कार उन्हें बचपन से ही मिले थे। इस बारे में एक किस्सा सुनाते हुए वे कहती हैं कि बचपन में उनका परिवार जिस बंगले के कंपाउंड में रहता था, उसमें जवारा के नवाब का परिवार भी रहता था। उन बेचारों की नवाबी छिन जाने के बाद वे यहाँ रहने लगे थे। महादेवी जी कहती हैं कि बेगम साहिबा लेखिका व उनके भाई बहनों से कहती थीं कि उन्हें ताई बुलाएं, और उनके बच्चे लेखिका की माँ को चाची कहते थे। उनके व नवाब के परिवार में इतना प्रेम व मेलजोल था कि इनके बच्चों के जन्मदिन उनके घर में और उनके बच्चों के इनके घर में मनाए जाते थे। लेखिका उनके बेटे को राखी बांधती थी। राखी वाले दिन बेगम साहिबा अपने बेटे को राखी बन जाने तक निराहार रहने को कहती थीं, जैसे कि हिंदू धर्म में परंपरा है। फिर राखी बांधने पर लेखिका को और उनकी बहनों को तोहफे में लहरिए दुपट्टे मिलते थे। मुहर्रम पर ताई साहिबा के घर में सबके लिए हरे रंग के कपड़े बनते थे, तो लेखिका और परिवार के लिए भी हरे कपड़े बनते थे। आगे वे बताती हैं कि जब उनके छोटे भाई ने जन्म लिया तो ताई साहिबा बड़े अपनेपन से आईं और बच्चे के लिए कपड़े आदि लेकर आईं व उसका नामकरण भी किया। वे कहती हैं कि उनका भाई आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा और उसी नाम से जाना जाता रहा जो ताई साहिबा ने उसे
दिया था। उन्होंने नाम दिया था मनमोहन। अंत में वे कहती हैं कि भाषा व धर्म के अंतर के बावजूद उन दो परिवारों में इतना प्रेम व भाईचारा था जो आज के वातावरण को देखते हुए एक सपना ही लगता है। लेखिका कहती हैं कि यदि ये सपना सच हो जाता तो आज हमारा देश अलग स्थिति में होता। देश के लोगों में प्यार मोहब्बत होता और जाति धर्म के भेदभाव की जगह इंसानियत व भाईचारे का वातावरण होता। बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया। आशा है आपको पाठ पढ़कर और महादेवी जी के जीवन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं पाठ पर आधारित कुछ मुख्य बातों पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। देखिए इन प्रश्नों को और पाठ के आधार पर इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? आपने पाठ अभी अभी सुना है। बताइए, उस समय में लड़कियों की दशा समाज में किस प्रकार की थी? हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों की दशा बहुत अच्छी न थी। लड़कियों के प्रति समाज की सोच अच्छी नहीं थी। लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उनके पैदा होने पर लोगों को दुख होता था। वे उन्हें मार देते थे। खुद लेखिका का परिवार इसका उदाहरण है, जहां 200 वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न सुनिए। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? आप अपने आसपास देखते होंगे। बताइए, क्या पहले से लेकर अब तक कोई अंतर आपको दिखाई देता है? जी हाँ, अंतर तो है। उस समय की तुलना में आज लड़कियों की दशा में बहुत बदलाव आ गया है। यद्यपि कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां अभी भी विद्यमान हैं, पर इसके विरुद्ध कानून बन जाने से स्थिति में सुधार आया है। पहले के मुकाबले में लोगों के ज़्यादा शिक्षित व जागरूक होने के कारण भी स्थिति में सुधार हुआ है और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति व आरक्षण आदि सुलभ होने के कारण भी इस तरह की परिस्थितियों में सुधार अवश्य आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? बताइए, क्या कारण है? लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल नहीं था, जिससे बचपन में उन्हें इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। फिर लेखिका के मन में ये बात बैठ गई थी कि उर्दू फारसी सीखना उनके वश की बात नहीं। इस भाषा को सीखने में वह रुचि भी नहीं लेती थीं। उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर वह डरकर चारपाई के नीचे छिप जाया करती थीं। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि वे उर्दू फारसी न सीख सकीं। फिर अगला प्रश्न है, ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? बताइए उत्तर इसका। ज्वारा के नवाब और लेखिका का परिवार एक ही कंपाउंड में रहते थे, है ना? मुसलमान और हिंदू परिवार होने के बाद भी दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों धर्मों के त्योहार वे सब मिलजुल कर मनाते थे। एक परिवार के बच्चे का जन्मदिन दूसरे के परिवार के घर में और उस परिवार के बच्चे का जन्मदिन पहले परिवार के घर में मनाया जाता था। फिर रक्षाबंधन के दिन लेखिका नवाब के बेटे को राखी बांधती थी, तो मुहर्रम के दिन लेखिका के परिवार के बच्चे हरे कपड़े पहनते थे।
लेखिका के छोटे भाई को मनमोहन नाम नवाब की पत्नी द्वारा ही दिया गया था। बच्चों, आज धर्म के नाम पर जगह जगह दंगे होते हैं। धर्मों और संप्रदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है। उस तरह का सांप्रदायिक सद्भाव सचमुच आज स्वप्न बनकर रह गया है। बच्चों, आशा है आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सब इसे एक बार फिर से पढ़िए और प्रश्नोत्तर भी दोहराइए। एक और कार्य जो आपको करना है वह है, आप कल्पना कीजिए और इस विषय पर लिखिए कि यदि लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज का रूप कैसा होगा। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आप ये कार्य अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।